एसएससी जीडी हिंदी के क्वेश्चंस में सेट 3 लेकर के मैं आ गया हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का द नेक्स्ट लेवल में। और यहाँ पर हम सेट 3 देखेंगे। इससे पहले 2 हिंदी के सेट आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हिंदी में मुझे 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स चाहिए आपसे, और इसके लिए पूरी मेहनत मेरी रहेगी। आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है, यानी कि जैसा मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप ये इसको देखिए, और 1 2 3 बार अगर आप एक वीडियो को देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेके आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, बस। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही है उत जोर श्वास। उत जोर श्वास। अब देखिए यहाँ पे उच्छ्वास का उत जोर श्वास, ये तो आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम में आए। तो आपको क्या है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए, अब एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे मिलेगा कि क्यों हुआ है ऐसा, और ऐसा किन किन अन्य चीज़ों के साथ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे उत के साथ अगर शिष्ट लगा तो ये उच्छिष्ट होगा। उत सत के साथ अगर शास्त्र लगा तो सच्छास्त्र होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप व्यंजन संधि को जानेंगे। तो व्यंजन संधि क्या कहता है? यदि त के बाद, यानी कि आधा त के बाद स आ जाए तो त आधा त का आधा च और स का छ हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखने के लिए है, हिंदी के रूल्स में ये लिखा हुआ है। तो ये व्यंजन संधि, अगर आपको चाहिए ऐसे संधि को मैं अच्छे से डिटेल करूँ, सिर्फ व्यंजन संधि नहीं होता, सिर्फ विसर्ग संधि नहीं होता है, संधि के बहुत सारे प्रकार हैं। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जितने भी हैं समास, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, सब पे वीडियो डिटेल में एक एक छोटी छोटी बारीकी के साथ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुब्रीहि समास को किस तरह से यहाँ पे व्याख्या किया गया है। क्या है, यहाँ दोनों पद मिलकर तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, चक्रपाणी, चक्र है पानी, यानी हाथ में चक्र है। चक्र और पानी ये दोनों अलग अलग पद हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक तीसरे, यानी कि किसके हाथ में चक्र है? तो विष्णु की विशेषता बता रहे हैं कि विष्णु, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, ठीक है। तो उनके लिए ऐसे ही कुछ देखिए आप, जो अन्य समास है जैसे तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास के लिए क्या है, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, अपादान, हवन कुंड, हवन के लिए कुंड, ये संप्रदान, तत्पुरुष के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। वही कर्मधाराएं आप देखिए तो कर्मधाराएं मृग नयनी, मृग के समान नयन, सुपुरुष अच्छा है जो पुरुष, तो इस तरह से कर्मधाराएं होता है। द्वंद्व के लिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा, और ये पीडीएफ में पढ़ने से आपको आपका ज्ञान बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, इसे फॉलो भी कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये नॉलेज अच्छा लग रहा है कि ये नॉलेज अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसे आप क्या करें, कमेंट करके और लाइक करके मुझे बताइए। चलिए, साथ ही साथ आपको आंसर भी करते चलना है, कितने आपके सही हुए ये भी बताना है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अवनी, मेदिनी, इचल, इला क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो अचल है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है अचल, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी अवनी, मेदिनी और इला ये पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं। अचल का अर्थ क्या होता है ये आपको यहाँ पे डिटेलिंग में पता चलेगा। अचल का मतलब होता है जो चल ना सके, ये पर्वत के लिए प्रयोग में होता है। ओके, क्या बोलते हैं, पर्वत अचल है। पृथ्वी के लिए बहुत सारे पर्यायवाची हैं, अवनी है, मेदिनी है, इला, वसुंधरा, मही। ओके, अब देखिए वेदों पुराणों में मधु कैटभ
के मेद से बनी पृथ्वी। अलग अलग जगह अलग अलग शब्द को जो है, यहाँ देखिए सरस्वती को भी ईला कहते हैं। ये चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलेंगी, यहीं समझ में आएगा। याद करने से कुछ नहीं होगा, आप इसको 2-3 बार देखिए, आपको कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं बचेगा। मैं 100+ सेट्स आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। उसमें सोचिए कितना क्वेश्चन, कितने शब्द आप सीख जाएंगे। आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है? आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है? आविर्भाव का है अंतर्धान। अंतर्धान, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सॉरी, गलती मेरे से हो गया भाई, तिरोभाव, सॉरी, तिरोभाव होगा इसका सही, अंतर्धान नहीं। आविर्भाव का तिरोभाव, सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया। आविर्भाव का तिरोभाव जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। आविर्भाव का मतलब है प्रकट होना और तिरोभाव का मतलब है अदृश्य हो जाना, ठीक है। प्रादुर्भाव यह आविर्भाव का समानार्थी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रादुर्भाव और आविर्भाव, ठीक है, तो वो दोनों आपस में एक ही मतलब देते हैं। अंतर्धान यह गायब होने को कहते हैं, लेकिन आविर्भाव का सटीक व्याकरणिक विलोम तिरोभाव है। अब यहाँ पे ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आ गया। गायब होने को अंतर्ध्यान भी कहते हैं, अंतर्धान या अंतर्ध्यान कहा जाता है, लेकिन जो व्याकरणिक विलोम होता है ना वो तिरोभाव होता है। अगर तिरोभाव ना रहे तो अंतर्धान हम दे सकते हैं। विभव इसका विलोम पराभव होता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान, अब अंतर्ध्यान में क्या सही है अभी हमने ऊपर में देखा है, ठीक है। तो अंतर्धान इस तरह से लिखा जाता है, अंतर्ध्यान हम बोलते हैं लेकिन अंतर्ध्यान पढ़ा दिखा इसलिए इस तरह से जाता है, ठीक है। अक्सर लोग इसे अंतर्ध्यान लिखते हैं, जो गलत है। शुद्ध रूप अंतर्धान है, जिसका अर्थ है गायब होना। ओके, देखिए अभी के समय में हिंदी को लिखना बहुत कम हो गया है, तो ऐसे शब्दों को अंतर्धान, शुश्रूषा, मुमुर्षु, ऊर्ध्व, ये सबको लिखना बहुत कठिन हो गया है। इसीलिए मैं ऐसे ऐसे शब्द लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। रिक्त स्थान भरें। उसका व्यक्तित्व अत्यंत डैश है। उसका व्यक्तित्व अत्यंत कैसा है? आकर्षक है, आकर्षक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। सुलभ और विकर्षण। विकर्षण मतलब आकर्षण का ऑपोजिट होता है। तो किसी का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, ठीक है। उसका व्यक्तित्व हो सकता है, क्या हो सकता है? जो एक अट्रैक्ट करे, जो लोगों के ऊपर उसका छाप छोड़े, ठीक है। मतलब ज़्यादातर ऐसे में पॉजिटिव चीज़ों को लिया जाता है। लड़का बहुत अच्छा गाता है। इसमें बहुत क्या है? बहुत क्या है? परिमाणवाचक क्रियाविशेषण। परिमाणवाचक क्रियाविशेषण कैसे पहचानेंगे आप? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास बुक नहीं है अवेलेबल, बुक में पढ़िए। अगर बुक नहीं है तो मुझे बताइए, मैं वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा इस पे डिटेलिंग के साथ, छोटे छोटे डिटेल्स को पकड़ते हुए, ठीक है। हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये नाम धातु क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। बहुत से लोगों ने तो प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु या पूर्वकालिक क्रिया के बारे में सुना भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्रिया का जो विशेषण से बनती है, संज्ञा से, हथियाना, ठीक। ऐसे बहुत सारे हैं, पढ़ने पे समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट है जो जन्म से अंधा हो। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, मान लीजिए बुक नहीं है, तो आप सिर्फ हमारे इस वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिए। आप सिर्फ वीडियोस देख देख के ही आप इतने एडवांस हो जाएंगे, इतने जागरूक हो जाएंगे हिंदी में कि आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा हिंदी में। बहुत ज़्यादा हिंदी के शब्दों का नॉलेज आपको हो जाएगा। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे कहते हैं जन्मांध, जन्मांध, ठीक है, ठीक है। मदांध यानी कि जो मद या गर्व या अहंकार में अंधा हो गया हो। अंधभक्त बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला, ठीक है। आँख का नीर ढल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख का पानी, क्या हम लोग बोलते हैं ना, इसका तो आँख का पानी सूख गया है, इसका आँख का पानी मर गया है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बोलते हैं, इसका आँख का पानी मर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब होता है निर्लज्ज हो जाना, ठीक है, निर्लज्ज हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताइए? सुधांशु, सुधांशु।
चंद्रमा को मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको ताकि आप भी सोच सकें, ठीक है। सुधा और अंशु को दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, अमृत की किरणें, ठीक है। अन्य, विधु, मयंक, राकेश, हिमांशु, वैसे, और बी और सी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, और खग ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ आपको। उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? बताइए बताइए। विमुख। उन्मुख का विमुख होगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, उन्मुख सम्मुख का समानार्थी है। अधोमुख यानी कि जिसका मुंह नीचे की ओर हो। विलोम ऊर्ध्वमुख, जिसका मुख ऊपर की ओर हो, ठीक है। रिक्त स्थान भरें। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित है। किस पर आधारित है? धर्म और न्याय पर। धर्म और न्याय पर, ठीक है। राम प्रतिदिन पढ़ता है। राम प्रतिदिन पढ़ता है, इसमें प्रतिदिन क्या है? राम प्रतिदिन पढ़ता है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए आप, थोड़ा सा रुक के एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। शुद्ध वर्तनी, सन्यासी लिखा हुआ है। कौन सा सन्यासी सही है इसमें? कौन सा सन्यासी सही है इसमें? तो सही जो सन्यासी है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। सन्यासी, 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 ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको कि इसमें अनुस्वार, बिंदी और आधाना दोनों आते हैं। इसका क्या होता है? सम जोर न्यासी, सन्यासी, ठीक है। प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोर उपकार, प्रत्युपकार। प्रति जोर उपकार, प्रत्युपकार, ठीक है। यन स्वर संधि है ये। जिसकी कोई संतान ना हो के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जिसकी कोई संतान ना हो उसे कहते हैं निसंतान, ठीक है, निसंतान। बांझ जो है एक तरह का गाली जैसा शब्द है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करते, और खास करके ये महिलाओं के लिए यूज होता है, ठीक है, जो महिलाओं के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पे तो महिला और पुरुष, निसंतान स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। बांझ का खास करके हम व्यापक रूप में या सभ्य शब्द के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। कूप मंडुक होना। कूप मंडुक होना इसका मतलब है सीमित अनुभव होना। सीमित अनुभव। कूप मंडुक मतलब कुएं का मेंढक, हम लोग बोलते हैं कुएं का मेंढक, मतलब तेरा ज्ञान कम है। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास है? इसमें है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्यों है ये एक्सप्लेनेशन में मिलेगा आपको। पढ़िए, यहाँ पे मेरा थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप पढ़िए इसको। सोना का पर्यायवाची क्या नहीं है? सोना का पर्यायवाची क्या नहीं है? तड़ित। तड़ित ने, बाकी हाटक, जातरूप और कुंदन ये सभी सोना के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तड़ित, तड़ित का अर्थ क्या है? तड़ित का मतलब बिजली। तड़ित का मतलब बिजली। अवर। अवर शब्द का विलोम क्या है? कई सारे लोग इसको अवर को कहीं ओवर ना पढ़ ले, ठीक है। अवर का विलोम क्या होगा? अवर का विलोम होगा प्रवर। अवर का विलोम होगा प्रवर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है अवर का मतलब क्या हुआ। तो अवर का मतलब होता है नीचा या कनिष्ठ पद, और प्रवर मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ पद। लघु इसका विलोम होता है गुरु, और कनिष्ठ इसका विलोम होता है ज्येष्ठ। रिक्त स्थान भरें। हिंदी संविधान में हिंदी को डैश घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? तो हिंदी को हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा मानते हैं, ठीक है, राजभाषा। और ये अनुच्छेद में भी आपको है, अनुच्छेद का 343 जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें ये बताया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन है, वह पत्र लिख रहा है। इस वाक्य में रहा है क्या है? रहा है, लिखना और रहा है ये एक सहायक क्रिया होती है। रहा, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो रहा हूँ जो है वो एक सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, ठीक है। पॉज करके आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। दोपहर। दोपहरों का समाहार में कौन सा समास है? इसमें है द्विगु समास।
ठीक है, द्विगु समास। और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और आखिरी क्वेश्चन इस सेट का आपको मिलेगा, पवित्र, पवित्र में जो है कौन सा संधि विच्छेद है? पवित्र में कौन सा संधि विच्छेद है? तो पवित्र में संधि विच्छेद है पो जोर इत्र, पवित्र, पो जोर इत्र, पवित्र। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए क्यों होता है, क्या है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने इस 25 में कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई क्वेश्चन का गलत आंसर बता दिया है या आपको कुछ अलग पढ़ना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। राइट, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।